अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जगह किसी और को मुतबादिल वज़ीर आज़म बनाने का मामला क्या है। तीन अहम शख्सियात की मीटिंग में किस नौयत के ख़तरनाक फ़ैसले किए गए। ये जो पूरा खेल है, ये खेल असल में कहाँ प्लान किया गया, यानी इसकी मंसूबाबंदी कहाँ हुई, इसकी जो पूरी मंसूबाबंदी है उसके हदायतकार कौन हैं और इस पूरी कहानी में रंग भरने वाले किरदार कौन हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि बिहाइंड द सीन्स यानी पर्दे के पीछे असल फिल्म क्या चल रही है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की जगह किसी और शख्सियत को एक मुतबादिल वज़ीर आज़म के तौर पर तैयार करने के पीछे असल कहानी क्या है। और इस पूरी सूरत हाल में एक अहम नौयत के इजलास में तीन शख्सियात ने क्या ख़तरनाक फ़ैसले किए। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो तीन शख्सियात थीं ये एक मकाम पर इकट्ठी हुई और इन्होंने एक बहुत ही अहम नौयत का इजलास किया और इस इजलास में कुछ ख़तरनाक नौयत के फ़ैसले भी किए। और ये जो इजलास था ये एक ऐसे मौके पर हो रहा था जब वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं और उनके मुतल्लिक जो अपोजिशन के हलके हैं वो बहुत ख़तरनाक नौयत की अफवाहें उड़ा रहे हैं और ट्विटर पर, फेसबुक पर और जो सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत कुछ इस किस्म के ट्रेंड्स चला रहे हैं जिनमें वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत के मुतल्लिक बहुत से शुकूक व शुबहात को जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मीटिंग का दूसरा पस मंजर यह था कि इस हुकूमत को गिराने और इस हुकूमत को गिराने के बाद एक नई हुकूमत बनाने के लिए दो ऑप्शंस क्या हैं। इनमें एक ऑप्शन तो ये रखा गया कि ये जो पीपल्स पार्टी के इनकार के बाद भी जो एक मुजव्जा लॉन्ग मार्च है उसमें पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेकर जो इस्लामाबाद का रेड जोन है ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के रेड जोन में ले जाया जाए और वहाँ एक सिचुएशन क्रिएट की जाए, यानी एक बहुत ही ख़ास किस्म की और एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल पैदा की जाए। और वो सूरत हाल इस तरह से पैदा हो कि JUI की जो ज़ैली तंजीम है अंसारुल इस्लाम, जो कि इस किस्म के धरनों और इस किस्म के लॉन्ग मार्च की माहिर भी है, और इस दौरान अगर कोई रुकावटें वगैरह खड़ी की जाएं, कोई कंटेनर्स वगैरह खड़े किए जाएं, तो उस तंजीम के पास ऐसी ट्रेनिंग है कि वो ये जो कंटेनर्स वगैरह हैं और ये जो रुकावटें हैं इनको हटा सकते हैं और कंटेनर्स को उड़ा कर रख सकते हैं। इसके अलावा इस तंजीम के पास इस किस्म की रुकावटें हटाने के लिए जिस किस्म के कटर्स दरकार होते हैं या जो दीगर औजार दरकार होते हैं या जो दीगर चीज़ें दरकार होती हैं, वो तमाम जो चीज़ें हैं, वो औजार, वो हथियार और वो वसाइल वो भी इनके पास मौजूद हैं। अब प्लान ये किया गया कि अगर ये रेड जोन में धरना ले जाया जाए तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को चारों नाचार रेड जोन में जो मौजूद बिल्डिंग्स हैं, जो बहुत ही हसास नौयत की बिल्डिंग्स हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, जिसमें पार्लियामेंट हाउस है, जिसमें गैर मुल्की सफारत खाने हैं, PTV की बिल्डिंग है, इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है, तो ये जो हसास इमारतें हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए चारों नाचार वज़ीर आज़म इमरान खान को आर्टिकल 245 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आर्टिकल 245 के तहत किसी भी वज़ीर आज़म के पास ये अख्तियार होता है कि वो फ़ौज को तलब कर सकता है। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने भी जो 2014 का धरना था तहरीक इंसाफ का, उसमें आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तलब किया था। उस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रावलपिंडी के कोर कमांडर थे और उन्होंने आर्मी चीफ की हदायत पर 111 ब्रिगेड को डिप्लॉय किया था रेड जोन की हिफाजत के लिए। और रेड जोन में जो दीगर इमारतें हैं जिनमें ऐवान सदर, वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस भी शामिल हैं। अब जाहिर है कि जब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें फौज को इन्वॉल्व करना पड़े तो उस सूरत हाल में ऑपोजिशन कोई ऐसा सीन क्रिएट कर सकती है जिसमें जब इदारों की
मदाखलत होगी तो एक ऐसी सूरत हाल बनाई जाए जिसमें हुकूमत की रुखसती की राह हमवार हो सके। इस इजलास में दूसरा जो प्लान था वो ये डिस्कस किया गया कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने कुछ जोड़ तोड़ के जरिए, कुछ खरीदो फरोख्त के जरिए कौमी असम्बली में यूसुफ रजा गिलानी को हफीज़ शेख के खिलाफ जितवा दिया और तहरीक इंसाफ और उसके जो इत्तेहादी हैं उनके अरकान को ख़रीदा या ऑन बोर्ड लिया या उन्हें कोई टिकट का लालच दिया, बहरहाल जो भी हुआ उन्होंने कौमी असम्बली से जो यूसुफ रजा गिलानी को जितवाया। इसी तरीके से एक तहरीक अदम एतमाद प्लान की जाए वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने पहले नंबर पूरे किए इसी तरह पूरी पीडीएम मिलकर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उसमें अपने नंबर पूरे करें और जनूबी पंजाब के जो अरकान हैं पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली उन पर, और जो इत्तेहादी हैं पीटीआई के इत्तेहादी खास तौर पर जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। अब ये जो दो प्लान हैं इस इजलास में डिस्कस हुए। इस इजलास में असल में कौन सी 3 शख्सियात शरीक थीं और इस इजलास में क्या फैसले हुए उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको एक अहम अपडेट भी देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो पूरा प्लान है इसकी कड़ियां जो है वो कहां से मिल रही हैं। तो आपको बताएं कि एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में ये तासुर है कि वो ताकतवर हलकों से राब्तों में रहती है, उसको बैकडोर राब्तों का माहिर माना जाता है और ये शख्सियत पहले भी बैकडोर से बहुत सी डील्स कर चुकी है और उनमें से एक ऐसी डील भी थी जिसमें मियां नवाज शरीफ को बहुत बड़ा रिलीफ दिलवाया गया। ये जो शख्सियत हैं अब इनके लिए एक पैगाम पहुंचाया गया और ये पैगाम लेकर पहुंचे हमजा शहबाज यानी अपने वालिद शहबाज शरीफ के पास। और मौजूदा सूरत हाल में जब पीडीएम का प्लान फेल हो रहा था तो उस सूरत हाल में ये जो पैगाम रसानी की गई है इसको भी बहुत अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। बहरहाल वापस आते हैं कि मुतबादिल वज़ीर आज़म तैयार करने का मामला क्या है और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इसी हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज के साथ मिलकर क्या एक खौफनाक फैसला किया है जिससे लग ये रहा है कि एक बहुत बड़ी महाज आराई होने वाली है। तो आपको बताएं कि पहले तो फजलुर रहमान ने यह कहा कि नैब जो है इस वक्त इदारों का यानी उनका जो इशारा था वो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं उनकी तरफ था। उनका कहना था कि नैब उन इदारों का एक कठपुतली बन चुका है और अब जिस तरीके से मरियम नवाज को नैब ने तलब किया है और जो इसमें यह कहा गया है कि इन बुनियादों पर नैब जो है वो मरियम नवाज को तलब कर रहा है यानी वो बयानात जो कि मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर और रवायती मीडिया पर इदारों के खिलाफ दिए, तो इस पूरे मामले पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब पीडीएम ने यह फैसला किया है कि पीडीएम के जो तमाम अरकान हैं जिनमें जेयूआई के जो कारकुन हैं वो भी शामिल हैं और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं और जो दीगर जमातों के कारकुन हैं वो तमाम मरियम नवाज के साथ 26 मार्च को नैब जाएंगे जब मरियम नवाज वहां पेश होंगी। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि 26 मार्च को जब नैब में मरियम नवाज की पेशी होगी तो वहां एक बहुत बड़े तसादुम का इम्कान है। अब वापस आते हैं कि एक मुतबादिल वज़ीर आज़म की बात क्यों की जा रही है और इसके पीछे असल मिस्ट्री क्या है, इसके पीछे असल राज क्या है, और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि जावेद लतीफ़ के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई हुई है। तो आपको बताएं कि जावेद लतीफ़ जिन्होंने ये बयान दिया था कि अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ, अगर मरियम नवाज की जान को कोई ख़तरा हुआ तो हम शायद ये नारा ना लगाएं यानी नून लीग ये नारा ना लगाए कि पाकिस्तान खपे। तो उनका कहना था कि इस हवाले से हम पर किसी ने गद्दारी का फतवा लगाना है या गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना है तो कर ले। अब उसमें अपडेट ये हुई है कि लाहौर का जो थाना है टाउनशिप वहाँ पर जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ रियासत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का जो मुकदमा है वो बाकायदा तौर पर दर्ज कर लिया गया है और इस मुकदमे में बगावत, गद्दारी, साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो दीगर दफात हैं वो भी शामिल की गई हैं। और ये जो मुकदमा है ये किसकी मुद्दत में दर्ज किया गया है? ये मुकदमा असल में
टाउनशिप के रिहायशी जमील सलीम की मुद्दत में दर्ज किया गया है और इस मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं उनमें कहा गया है कि जावेद लतीफ़ ने मुल्की सालमियत के साथ साथ जो रियासती इदारे हैं उनके खिलाफ फर्जा सराई की और इस तरह आवाम में खौफो हरास फैलाया गया। बहरहाल वापस आते हैं उस इजलास की जानिब जिसका हमने आपसे जिक्र किया था। तो आपको बताएं कि इस इजलास में एक ऐसी शख्सियत भी शरीक थी जिनके बारे में यह तासुर है कि उनके नज़रियात जो हैं वो फौज मुखालिफ हैं और ये शख्सियत हैं परवेज़ रशीद। इसके अलावा मरियम नवाज शरीक थी, नवाज शरीफ शरीक थे और मौलाना फजलुर रहमान शरीक थे। और ये जो इजलास हुआ, इस इजलास में एक तो ये फैसला किया गया कि पीपल्स पार्टी के बगैर भी लॉन्ग मार्च होगा और अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो जिस तरह हमने आपको पहले बताया कि उसको अपने पूरे नंबर पूरे करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे हमें कि जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी के उन्होंने नंबर पूरे किए, इस तरह क्या उनके पास नंबर पूरे हैं या नहीं। और इस इजलास के बाद मरियम नवाज से एक सवाल किया गया जिस पर उन्होंने बड़ा मानीखेज जवाब दिया। मरियम नवाज से सवाल यह किया गया कि आपने एक बयान दिया था और एक ट्वीट किया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक मुतबादिल तैयार किया जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक स्पेंट फोर्स या एक स्पेंट कॉइन है, तो इस पर आप क्या कहेंगी। अब इस पर मरियम नवाज ने भी बड़ा मानीखेज जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये इशारा दिया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक मुतबादिल तैयार किया जा रहा है तो ये इशारा मैंने कुछ मालूमात की बुनियाद पर, कुछ शवाहिद की बुनियाद पर दिया, आप इसको इशारा ही रहने दें। और आज मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुतबादिल जो है वो तैयार किया जा रहा है और ये तैयारी जो है जल्द मुकम्मल हो जाएगी। इस किस्म का उन्होंने तासुर दिया और उनका तासुर ये था कि ये जो मुतबादिल हैं ये खुद ताकतवर हल्के ही तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस मामले पर जो हमारी हुकूमती ज़राए से बात हुई और जिन हल्कों की जानिब मरियम नवाज ने इशारा किया कि वो कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं, हमारी जब उनसे बात हुई, उनके ज़राए से बात हुई तो उन्होंने इस तासुर की नफ़ी की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुतबादिल किसी और शख्सियत को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर तैयार किया जा रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।